एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का गद्य पाठ का चैप्टर 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीखमंगे के छद्मवेश अर्थात भद्रवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम अर्थात कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ की कठिन शब्दार्थ लिखवा रही हूँ, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख लें, जिससे इस पाठ को समझने में आपको आसानी होगी। अब हम पाठ शुरू करते हैं लहासा की ओर। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि लहासा तिब्बत की राजधानी है और लेखक का ये यात्रा वृत्तांत पाठ है। यात्रा वृत्तांत अर्थात लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन इस पाठ में किया है और उन्हें तिब्बती समाज का भी इसमें वर्णन किया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, अर्थात जो लहासा है वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन का अर्थ होता है चीनी सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग अर्थात किले के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा अर्थात निवास स्थान बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद का अर्थ बसे हुए, कुछ घर बसे हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। अर्थात लेखक जब यात्रा करने के गए लहासा, तो वहां का वर्णन कर रहे हैं कि वहां ने हमने किस प्रकार वहां यात्रा के अंदर कठिन समस्याओं का सामना किया। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, पर कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है और न औरतें पर्दा करती है अर्थात घूंघट नहीं करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को अर्थात जो घटिया किस्म के होते हैं, बहुत निम्न लोग भीखमंगे होते हैं, लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो निम्न श्रेणी का भीखमंगे व्यक्ति होते हैं, सिर्फ उन्हें ही लोग अपने घर में नहीं आने देते, बल्कि कोई सा भी व्यक्ति उनके अंदर अपने आप जा सकता है और अपने अनुसार वहां से चाय बनाकर ला सकता है। नहीं तो आप बिल्कुल घर के अंदर भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। इसमें तिब्बत के अंदर चाय बनाने का कुछ अलग तरीका है जो लेखक यहाँ बता रहे हैं। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन अर्थात उसे वहाँ कहा जाता है खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक हमने पढ़ा कि लेखक ने बताया कि हम एक छोड़े हुए किले के अंदर चाय पीने के ठहरे और तिब्बती समाज के बारे में बताया कि तिब्बत समाज की जो महिलाएं हैं वो सभी को चाय बनाकर दे देती है। सिर्फ निम्न श्रेणी के भीखमंगे उनके अंदर, उनके घरों के अंदर नहीं जा सकते। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, लेखक बता रहे हैं कि जब हम वहाँ चाय पीने के लिए रुके, लेकिन जब उस छोड़े हुए किले को छोड़कर हम आगे चले तो एक आदमी राहदरी मांगने आया। राहदरी का होता है यात्रा में लगने वाला कर अर्थात टैक्स। तो वहाँ लेखक से टैक्स लेने आया। हम दोनों चिटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ पर सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीखमंगे भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भीखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार आकर आए थे, किंतु बस उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। मनोवृत्ति का अर्थ होता है मन की भावना पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग एक मादक पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है जो शराब की तरह होता है। वहाँ के लोग पीकर बहुत कम होश आवास को दुरुस्त रखते हैं।
अब हमें सबसे विकट यानी कठिन डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मिलो तक कोई गांव गिराव नहीं है, मतलब कोई बसावट नहीं है, क्योंकि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन यानी एकांत स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि वहाँ इतना सुनसान इलाका था, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, 16 से 17 हजार फीट के, और कोई बसावट नहीं थी। इसलिए वहाँ पर एकांत स्थान होने के कारण वहाँ पर कोई गवाह भी नहीं मिलता था। यदि किसी को मार भी दिया जाए तो कोई किसी की परवाह नहीं करता था। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा है। डाकू, यहाँ बताया लेखक ने कि डाकू उसका सब कुछ पैसा वगैरह लेकर के उसे जान से मार देते हैं, क्योंकि यदि उसे छोड़ देते हैं तो डाकू को खुद को खतरा है, क्योंकि वो जाकर सबको बता देगा और उनकी जान खतरे में आ जाएगी। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। सुमति वहाँ का एक तिब्बती व्यक्ति था जो कि लेखक के साथ उसको यात्रा करवाने के लिए गया था। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले डांडा समुद्र तल से ऊंचाई वाले रास्तों को, ऊंचाई वाले स्थानों को कहा जाता है। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम यानी पश्चिम दिशा की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर अर्थात सफेद बर्फ की चोटियां चले गए थे। बीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। बीटे की ओर अर्थात ऊंचे स्थानों की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, अर्थात वहां पर कोई हरियाली नहीं थी, सब बर्फ से ढके हुए थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, मतलब वहाँ बर्फ की सफेदी भी नहीं थी और कोई हरियाली भी नहीं थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर अर्थात बिल्कुल नंगे पहाड़ों से मतलब है कि वो पहाड़ बिल्कुल सफेदी भी नहीं थी, मतलब बर्फ भी नहीं थी और न वहाँ हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्व स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, यानी ढलान से उतरना बिल्कुल आसान था। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और दोनवी कस्तो है स्पेनिश उपन्यासकार है की तरह उन्होंने उदाहरण दिया है कि मैं उनकी तरह मैं दोनवी कस्तों की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ यानी मस्ती से चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता यानी धीरे चलने लगता। एक जगह 2 रास्ते फूटते थे, मतलब अर्थात 2 नए रास्ते निकलते थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह, वो मंगोल जाति का था, तो यहाँ पे मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोला का अर्थ है मंगोल जाति से, मुंह वैसे ही लाल होता है। और अब तो वो पूरे गुस्से में था। लेखक यह कहना चाहता है कि जब मैं घोड़े से पिछड़ गया और मुझे बहुत देरी हो गई, तो मंगोलों का मुंह वैसे ही दिखने में लाल होता है, लेकिन क्रोध की वजह से उसका मुंह और अधिक लाल हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, अर्थात गोबर के बने हुए उपले जला डाले। 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। लेखक कहते हैं कि मुझे
पता था कि मैं देर से आया हूँ और सुमति बहुत क्रोधित है, इसलिए मैंने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, मतलब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता था। लंकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान जिनके यहाँ अतिथि ठहरते हैं उसे यजमान कहा जाता है। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। गेहूं का खाद्य पदार्थ, और थुक्पा का अर्थ होता है गेहूं के खाद्य पदार्थ, सत्तू और एक मांसाहारी पदार्थ को मिलाकर बनाया हुआ होता है। लेखक कहते हैं कि लंकोर के बाद हम तिंगरी के विशाल मैदान में आ गए थे। तिंगरी एक स्थान का नाम है जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी, समाधि गिरी। गिरी का अर्थ होता है पर्वत। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान का अर्थ पहले भी मैं बता चुकी हूँ और दोबारा मैं रिपीट कर दी। यजमान जिसके घर अतिथि ठहरते हैं, अर्थात जो अपने अतिथि मेहमानों को रखता है उसे यजमान कहा जाता है। कपड़े की पतली पतली चिरी का अर्थ होता है चीर कर बनाई हुई। बत्तियों के गंडे का अर्थ होता है मंत्र पढ़कर गांठ बनाया हुआ धागा। कभी खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा मंत्र पढ़कर लगाया हुआ, गांठ बांधकर लगाया हुआ धागा। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता यानी सप्ताह भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर सुमति को गंडे बांटने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा था कि गंडे बांटने जाएगा तो उसको बहुत देरी हो जाएगी। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हम बरिया होता है वजन ढोने वाला, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिक को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। लेखक यहाँ पर वहाँ की स्थिति का वर्णन कर रहा है, वहाँ के जो वातावरण है उसका, कि उसमें इतनी पीछे की ओर इतनी ठंडक है कि बर्फ की वजह से पूरी पीठ ठंडी रहती है और धूप में भी इतनी तेजी है कि आगे से ललाट जल जाता है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, यानी वजन को रखा, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में थे। परिचित का मतलब जानकार, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत हिस्सा मठ विहार, बौद्ध धर्म के जो मंदिर के समान जो स्थान होते हैं उसे मठ कहा जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, यानी बिना किसी पैसे के। खेती का इंतजाम देखने के लिए भी वहाँ भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिसे नमसे भी कहा जाता है, बड़े भद्र पुरुष थे, यानी सज्जन पुरुष थे। भिक्षु, यहाँ पर जो भिक्षु है वो है बौद्ध धर्म के अनुयायी, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर का अर्थ होता है बुद्ध वचन अनुवाद। कंजूर जो ग्रंथ है वो है बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। यहाँ पर हस्तलिखित 103 पोथियां थी। हस्तलिखित का अर्थ होता है हाथ से लिखी हुई। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी यानी पुस्तक 15-15 सेर यानी 15-15 किलो से कम की नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, अर्थात कहते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ने में लीन हो गया, अर्थात रम गया। मुझे पुस्तकें इतनी अच्छी लगी कि मैं उसके अंदर खो गया, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि सुमति उनसे बार बार जाने के लिए पूछ रहा था, गंडे बांटने के लिए, लेकिन लेखक ने पहले तो मना कर दिया था क्योंकि उन्हें देर हो जाएगी। लेकिन अब लेखक उन पुस्तकों में खो गया था, इसलिए लेखक को ये एहसास नहीं हुआ और उसने सुमति को जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।